नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय पहुंचे आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक मित्तल का छात्रों ने किया जबरदस्त विरोध। पिछले कई दिनों से विधि के छात्र फेल होने के कारण कर रहे थे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन। धर्म समाज कॉलेज में छात्र पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। वाइस चांसलर के विरोध के दौरान डीएस कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ जमकर छात्रों की तू में हुई। हालात ऐसे आ गई है कि कॉलेज में पुलिस को दखल देना पड़ गया। छात्रों का विरोध प्रदर्शन में वाइस चांसलर को दिगा नहीं सका और छात्रों की मांग को उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल धर्म समाज महाविद्यालय के बीए, एलएलबी व एलएलबी अंतिम वर्ष के लगभग 97% छात्र इस बार फेल हो गए हैं। छात्र रिजल्ट निकलने के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों की उनकी कॉपियों को दोबारा चेक कराई जाए, वो परीक्षा ओएमआर शीट से न होकर लिखित परीक्षा करवाई जाए। लेकिन पिछले 22 दिनों से कॉलेज प्रशासन व आगरा यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को कोई भी राहत नहीं दे सका। आज जब आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक मित्तल कॉलेज एपीजे कलाम की मूर्ति का अनावरण करने आए तो धरनारत छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व उनका विरोध किया है। उनका बस यही है कि किसी तरह उनको पास किया जाए, जब वह फेल हो गए और आप पढ़े नहीं और आप कानून के विद्यार्थी हैं। काफी पहले समय से मालूम है कि वह कितना पढ़ते हैं। अब वह कह रहे हैं कि वह ओएमआर शीट से परीक्षा ना कराए। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि लापरवाही के चलते 97% छात्रों को फेल कर दिया गया है। 22 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आज आगरा यूनिवर्सिटी के जब वीसी आए तो छात्र ने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उनके सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन जब कॉलेज प्रशासन की तानाशाही सामने आई तो उन्होंने भी अपनी आवाज को बुलंद करने का सोचा। अब अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से कहेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल हेम प्रकाश का कहना था कि इनकी वही पुरानी मांग है कि उनकी लिखित परीक्षा करवाई जाए, जिसके वीसी साहब सहमत नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया है कि कानून के रूप तो उसी से अड़चन है और जो प्रक्रिया होगी उसी के तहत वहां पर परीक्षा होगी। अगर कोई अराजकता पैदा करेंगे तो पुलिस से कहूंगा कि वह आवश्यक कार्रवाई करे। हाँ बताइए। इनकी वही पुरानी मांग है कि इनकी लिखित परीक्षा कराई जाए, जिस पर वीसी साहब सहमत नहीं है। उन्होंने डिसीजन ले लिया है। वहाँ पर कानूनी उसमें वो है अड़चन है, क्योंकि जिसमें वो प्रक्रिया हो गई है उसका दोबारा उसमें लिखित नहीं होगा। आप तो छात्रों से बोला कि अगर बात नहीं मानी तो जेल भेजेंगे। आप क्या कार्रवाई करेंगे छात्रों के? अगर कोई अराजकता पैदा करते हैं तो मैं जेल काय को भेजूंगा। मैं तो पुलिस को कहूंगा कि वो आवश्यक कार्रवाई करें। और क्या है, छात्रों ने अग्निनंदन होकर भी प्रदर्शन किया है, क्या कहते हैं? अग्निनंदन होकर भी मैं क्या कहूँगा इसमें, मुझे क्या कहना है? आपको ही कहना है सर, क्योंकि प्रचार है आपका दायित्व है छात्रों के ऊपर। छात्र को भविष्य, छात्र कह रहे हैं छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप छात्रों के साथ साथ हमसे भी ऐसे बात कर रहे हैं। अरे तो आप क्या दायित्व समझते हैं? मेरा पूरा दायित्व है। मैं अपनी जो भी बात उनकी होती है वाइस चांसलर तक पहुंचा दी है। उन्होंने अग्निनंदन होकर आपका परीक्षण किया छात्रों ने, तो आपको क्या, आपने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उनको दे दिया गया है कि जो भी उनकी वो है क्या कापियां हैं वो दोबारा जच जाएंगी। उन्होंने वीसी साहब ने दिया आश्वासन, मैं थोड़ी दूंगा आश्वासन। से ये प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, क्या कोई कार्रवाई किया जाएगा स्कूल प्रशासन की तरफ से? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं क्या चाहूँगा सर, आपके सामने आपने जिस तरह की धमकी दी थी छात्रों को एफआईआर दर्ज कराने की और उनके छात्रों को बाहर निकालने की, आप उसको अगर कोई अराजकता पैदा कर हाँ बोलो तुम बोलो। सर, किस तरह के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? आपके खिलाफ नारेबाजी भी की गई, क्या? कुछ नहीं है इसमें से, आधे से ज़्यादा तो छात्र ही नहीं है। और बस उनका एक ये है कि हम किसी, जो अल्टीमेटली है कि किसी तरह से बस उन्हें पास घोषित कर दे। जब फेल हो गए, आप पढ़े नहीं, और लॉ के विद्यार्थियों को आज से नहीं हमारे समय से मालूम है कि वो कितना पढ़ते हैं किताबों से। अब फिर कह रहे हैं कि साहब ओएमआर पे ना कराइए। कोरोना काल में जब अध्यापक नहीं आएगा, दूसरे छात्र कह रहे हैं कि फरवरी में हमारा बीसीआई में रजिस्ट्रेशन का इम्तिहान होना है, तो फरवरी में ही आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो हर काम तो एक साथ नहीं हो सकता। तो आज छात्र क्यों विरोध कर रहे हैं आपका? जब विरोध क्यों नारे लगाने दी, उनका यह है कि ओएमआर के बजाय आप डिस्क्रिप्टिव इम्तिहान कर लीजिए। और ये आप इन छात्रों से बात कीजिए, आप पाएंगे आधे से ज़्यादा छात्र ही नहीं है, और वो किसी ना किसी तरह से जो इस वक्त व्यवस्था चल रही है उसको भंग करना चाहते हैं। जो छात्रों की जो मांग है उस पर विचार करेगी क्या? नहीं, उसमें मैंने बहुत विचार कर लिया, और हम जिस पैटर्न पे मुख्य परीक्षा होती है उसी पैटर्न पे रीकी परीक्षा होती है, इसलिए मैं असमर्थ हूँ।
तो क्या मतलब छात्रों की वही उनको एमआर शीट पर देगी। मेरा जो अख्तियार था मैंने उनको चॉइस दे दी है। पिछले जब मेन परीक्षा हुई थी तो 70 में से 70 सवाल करने थे, अब 100 में से कुल 60 सवाल करने हैं। अगर 50% सिलेबस भी छात्र पढ़ लेंगे तो सारे सवाल मिल जाएंगे। लापरवाही के चलते 97% छात्रों को फेल कर दिया गया। पिछले 22 दिन से छात्र लगातार आंदोलनरत है। आगरा विश्वविद्यालय का कैंपस हो, डीएस कॉलेज कैंपस हो, आज आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अलीगढ़ के डीएस कॉलेज कैंपस में पहुंचे। छात्रों ने बहुत लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को उन तक रखने का प्रयास किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन की इट्टरसाही के चलते छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। आगरा विश्वविद्यालय के वीसी ने छात्रों की आवाज़ को निश्चित रूप से मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। अभी वर्तमान में कार्यक्रम के समक्ष हम लोग यहाँ खड़े हैं। निश्चित रूप से अपनी जो जायज मांग लोकतांत्रिक तरीके से हम बीसी के समक्ष रखेंगे। निश्चित रूप से कोरोना जैसी महादौरी में जो भविष्य बर्बाद विश्वविद्यालय के बीसी द्वारा किया जा रहा है, किसी को भी अधिकार आगरा विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति या प्राचार्य को नहीं देगा कि उसको उनकी छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ करने के लिए प्रेरित करने का काम हो सके। आज हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है वाइस चांसलर महोदय के सामने, लोकतांत्रिक तरीके से नारेबाजी की है, केवल एक विश्वास को लेकर के नींद में सोए हुए आगरा विश्वविद्यालय के बीसी डॉक्टर अशोक मित्तल नींद से जागकर छात्रों के भविष्य की ओर देखने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से वो छात्र हितैषी होंगे। अन्यथा की स्थिति में हम किसी भी कीमत पर कार्यक्रम को संपूर्ण नहीं होने देंगे। जैसे प्राचार्य और प्रोक्टर द्वारा आपको जेल भिजवाने की बात कही, प्राचार्य और डीएस कॉलेज के प्राचार्य और प्रोक्टर द्वारा कॉलेज कैंपस में पुलिस को बुला करके छात्रों को जेल भिजवाने की बात उनसे कही गई, उनको धमकी दी गई, लेकिन किसी भी कीमत पर लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है। निश्चित रूप से समस्या जो जायज समस्या है उसके समाधान को लेकर के हम लोग आए हैं। किसी भी कीमत पर वीसी के द्वारा भविष्य खिलवाड़ करने की अनुमति हम लोग नहीं देंगे। छात्रों को भी बाहर निकालने की कोशिश की गई थी पूरी तरह कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन द्वारा चीफ प्रोक्टर के द्वारा कॉलेज कैंपस को अपना निजी कैंपस मानते हुए कॉलेज कैंपस से छात्रों को बाहर निकालने की धमकी दी गई, लेकिन छात्र अभी इतना कमजोर नहीं है। गांधी जी को मानता है तो भगत सिंह को भी भूला नहीं है। तो क्या वीसी ने आपकी बात को सुना? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, वीसी ने कोई बात को नहीं सुना। अभी इस निश्चित में मध्यस्थता पुलिस प्रशासन के भी लोग यहाँ कर रहे हैं और डीएस कॉलेज के प्रोक्टर बोर्ड के भी लोग यहाँ कर रहे हैं, प्राचार्य भी कर रहे हैं। उसी आश्वासन में हम लोग यहाँ खड़े हैं। यदि बात का कोई सफल निकलती है तो ठीक है, नहीं होती तो अग्रिम आंदोलन में हम तैयार हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम पहुंचकर हुनर हाट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी कार्यक्रम में मौजूद रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए मार्च 2020 के समय जब 100 ml सैनिटाइजर के दाम 600 रुपए पहुंच गए थे, हमने इसके बाद 27 राज्यों में इसका निर्यात किया। और उस समय हमारे 2020 को याद करिए जब अचानक सैनिटाइजर के दाम 100 ml सैनिटाइजर का दाम 600 रुपए तक पहुंच गया था। और उस समय हमारे उद्योगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे डिस्टिलरी थी, हम लोगों ने इन सब से चीनी मिलों से कहा कि भाई अपने डिस्टिलरी का उपयोग अब वहां पे किसी अन्य के लिए नहीं बल्कि इसका उपयोग सैनिटाइजर बनाने में करिए। और अगले 2 महीनों के दौरान इतना सैनिटाइजर बनाया गया कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकता तो पूर्ति किया ही किया, देश के 27 राज्यों में सैनिटाइजर भेजने का कार्य उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से किया था। याद करिए जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लग गया और पीपी किट लॉकडाउन हुआ, पीपी किट की डिमांड हुई। इस पीपी किट के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था और एक बार तो वहां से काफी बड़ी मात्रा में पीपी किट मंगाए गए। बाद में पता लगा कि पीपी किट अनुपयुक्त है, कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल है, घटिया किस्म का है, पैसा पूरा ले रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं दे रहा है। तो उसे वापस करके फिर हम लोगों ने अपने स्थानीय कारीगरों को इसके लिए प्रेरित किया और मैंने देखा कि देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी पीपी किट का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। और आज पीपी किट का न केवल हम प्रोडक्शन अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर रहे हैं बल्कि देश को भी और दुनिया को भी उसको देने का कार्य
रामपुर से भारी तादाद में दिल्ली निकले किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने की बात कही है। रामपुर के किसान नेता हसीब अहमद के साथ भारी तादाद में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान निकले हैं। रामपुर से 10,000 किसानों को पहुंचने हैं दिल्ली। लगभग 1000 ट्रैक्टर रामपुर से शामिल होंगे। किसानों ने कहा जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी वह घर वापस नहीं जाएंगे। लोग दिल्ली जा रहे हैं काफी तादाद में 26 जनवरी जा रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली को किसान जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं और लगातार रात से जा रहे हैं, कल तक पहुंचेंगे। 26 जनवरी से कम 10,000 किसान रामपुर से पहुंचने की उम्मीद है। ज़्यादा पहुंचेंगे। गर्व महसूस हो रहा है किसानों के बच्चों को, किसानों को कि पहली बार दिल्ली में जाके गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और सरकार ने जो हमें कहा कि आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, तो इस बात का ये सबूत देंगे। इस हाथ में तिरंगा होगा और इस हाथ में हमारा संगठन का झंडा होगा, हम लहराएंगे। और अगर वो रोकेंगे तो इस बात का सबूत हो जाएगा देश का गद्दार कौन है और वफादार कौन है। जो 80 किसानों की शहादत हो चुकी है और देश का प्रधानमंत्री मौन रखे हुए है, उस प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा कि जिस किसान ने तुम्हें 300 साढ़े 300 सीटें देकर जिताया था, वो तुमसे 350 ना 0-0 कर सकता है। 3 0 लगा देगा 24 में। मान जाओ, टाइम है, मान जाओ। अगर नहीं मानोगे, जीत अच्छी नहीं होती है। राजा की जीत अच्छी नहीं होती प्रजा के सामने। जब प्रजा जाती है, यही तुम्हें यही तखत देती है, यही तुम्हें राज देती है और यही तखत पे बिठाल देगी। तो मेरा ये मानना है, सरकार से कहना है कि पुनः इसे संज्ञान में ले, किसानों की बात मान ले, बिल वापस कर दो और MSP पे कानून बना दो। अगर नहीं बनाओगे तो तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं है। 70 साल हो गए किसानों को इस जंग की लड़ते लड़ते। 70 साल में आज तक किसानों को ये पता नहीं कि
उसका रेट तय कौन करता है? कौन सी कमेटी है? उसका धान का रेट कौन तय करता है? टमाटर का रेट कौन तय करता है? गेहूं का रेट कौन तय करता है? आज तक उसे ये पता ही नहीं। अरे कम से कम वक्त तो देश की आज़ादी में उद्योगपति आसमान को छू गए, तुम आसमान को छू गए, नेता के बच्चे आसमान को छू रहे हैं, किसान आज भी मेड़ पे बैठे हुए खुरपियाँ चला रहा। शर्म आना चाहिए। इसके बाप दादाओं ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हें बिठाला था इसलिए कि अपना देश आज़ाद हो गया तो अपना प्रधानमंत्री होगा, अपना मुख्यमंत्री होगा, अपना एसपी होगा, अपना डीएम होगा। इसलिए नहीं सताया था कि ये देश का किसान रोडों पर बैठकर भीख मांगेगा तुमसे, इसलिए नहीं सताया था। ये मान जाओ, जब तक बिल वापसी नहीं, मोदी जी तो घर वापसी नहीं। चाहे 1 लाख मर जाए, तुम्हारे पास इतनी गोलियां नहीं है जितने किसानों के सीने हैं। जलाइए गोली, जा रहे हैं तिरंगा लहराने के लाल किले पर। शुक्रवार को सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में सांसद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मिलने पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात करने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर तीखे वार किए। अखिलेश ने कहा, योगी वही है जो दूसरों का दुख अपना समझे, यह तो दूसरे को दुख देते हैं। ये सरकार कोई भी अच्छी चीज पसंद नहीं करती, कोई भी खुशहाली का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, जनता को जिस दिन मौका मिलेगा सरकार को हटा देगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि सच दिखाओ जेल जाओ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा की सरकार पर जमकर बरसे हैं और बोला कि ये सरकार विकास को विनाश करती है। सरकार को उन्होंने यहां तक बोल दिया कि शर्म आनी चाहिए, सरकार को उसको लगातार फटकार लग रही है। आगे बोले कि योगी वही होता है हिंदू धर्म में जो दूसरों का दुख अपना सुख समझता है। इसके साथ ही सब झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पत्रकारों को भी नमक रोटी लिखने पर जेल भेज दिया गया। सपा के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगा रही है। सरकार हम पर भी मुकदमा करा रही है, हमारी फ्लेट तक जाने नहीं दी जाती है। जनता इस सरकार को हटा देगी। आगे बोले कि जौहर यूनिवर्सिटी के साथ है और बहुत जल्दी जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए साइकिल यात्रा निकालेंगे, खुद भी साइकिल चलाएंगे। पूरी तरह से आजम खान के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर जौहर यूनिवर्सिटी से निकले। मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार और अधिकारियों पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। जिला अधिकारी रामपुर पर बोले हैं कि हम ही लाए थे और उन्होंने कहा था कि हमें बुला लो, जो कहोगे वही करेंगे। सबसे पहले इस धरती पर बदलने वाली कोई चीज है तो पुलिस और अधिकारी हैं। इस बात को कहते हुए उन्होंने जिला अधिकारी पर सख्त टिप्पणी भी की। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव के रामपुरा कर पास सपा सांसद आजम खान की पत्नी से मिलने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों की बात माने तो ओवैसी के ऐलान के बाद आजम खान से जेल में मिलेंगे। कांग्रेस नेताओं के मिलने के 2 दिन बाद ही अचानक आनन फानन में सपा मुखिया अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और उन्होंने ये जताने की भरसक कोशिश की कि वे आजम खान के परिवार के नजदीक है। इसके साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की बात कहना भी सियासी गलियारों में चर्चा बन गई है। अब जब जमीन भी सरकार ने अपने नाम कर ली और 100 से ऊपर मुकदमे भी आजम खान के खिलाफ हो गए और अब सब कुछ होने के बाद अब ही क्यों जागी समाजवादी पार्टी? साइकिल रैली अभी क्यों निकाली जाएगी, पहले क्यों नहीं निकाली गई? इस तरह के तमाम मायने सियासी गलियारों से गूंज रहे हैं, जिनका आवाज अभी तो फिलहाल कहीं से नहीं मिल रहा है, जिनका जवाब अभी तो फिलहाल कहीं से नहीं मिल रहा है। क्योंकि सपा सांसद आजम खान सीतापुरा जेल से में जब तक बंद है तब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अब वो बहुत जल्दी ही जेल से बाहर होंगे और इन सब सवालों के जवाब अगर वो खुद देंगे तो ही पता चल पाएगा। आए हैं, पोर्टल चलाने वाले या किसी भी प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ पहुंचाने वाले सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी जगह पर मुझे कई बार आपसे बातचीत करने का मौका मिला है।
और कई मौक़ों पर इस यूनिवर्सिटी में जब हम आए हैं तो आदरणीय आजम खान साहब ने समय समय पे अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को हमें दिखाने का काम किया। इस यूनिवर्सिटी में बहुत शानदार आयोजन हुए हैं। यहाँ मुझे याद है जब नेताजी का जन्मदिन था और नेताजी हम लोग यहाँ रहे थे, इतनी खूबसूरती के साथ, इतने लोगों में उत्साह के साथ और पूरा जन समर्थन यहाँ जुटा था। पार्टी के लोग तो थे ही थे, लेकिन आम लोग भी, रामपुर के लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब के आह्वान पर सबने स्वागत और बधाइयाँ दी थी नेताजी को। और उस समय भी अगर आपको याद हो, एक बग्गी को लेकर के न जाने कितनी कहानियां बनी थी। और एक बार को तो आदरणीय आजम खान साहब, क्योंकि प्रेस के लोग हैं तो वो सवाल कई बार ऐसे करते हैं कि जिसका जवाब मिल पाना मुश्किल होता है, तो वो जो सवाल पूछा जा रहा था उस पर भी उन्होंने जो जवाब दिया था वो जवाब ऐसा था, उसके बाद प्रेस के पास भी कोई सवाल नहीं था, वो जवाब ही इतना बड़ा था। तो क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब का कहने का तरीका, उनकी बातचीत का तरीका या उनका किसी के स्वागत का तरीका हमेशा अलग रहा और उन्होंने इसीलिए बड़े शौक से अपना सपना इस यूनिवर्सिटी को बनाया। जगह जगह जाकर के उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को कैसे सुंदर बने, कैसे अच्छी बने और हमारी यूनिवर्सिटी कैसे अलग दिखे दूसरों से और आज के समय पर उससे बेहतर यूनिवर्सिटी हो, तो उन्होंने कोशिश की और शायद ही पूरे देश में इतनी सुंदर, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बन पाई होगी। अगर जगह की भी कमी हो रही होगी तो उस समय चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो, चाहे हमें मौका मिला हो उत्तर प्रदेश की सरकार में रह करके काम करने का, उसमें सरकार की तरफ से जो सहूलियतें या जो राहत दी जा सकती थी दी। मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि आपके सामने ये बात कहने में कि देश में और प्रदेश में सबसे पहले माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी अगर किसी ने बनाई थी, दर्जा दिया था, तो वो नेताजी ने दिया था। तो उसका परिणाम केवल ये नहीं हुआ कि मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनी, जैन समाज के लोगों ने भी अगर उनके सपने तोड़ रही है सरकार, तो मुझे लगता है जनता सड़कों पर आएगी। और हम कह करके जा रहे हैं, बजट के बाद समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अगर मैंने साइकिल यात्रा भी चलानी पड़ेगी, हमें खुद भी चलानी पड़ेगी, तो हम भी साइकिल यात्रा निकालेंगे और जगह जगह यात्रा कर करके यूनिवर्सिटी कैसे बचे उसके लिए काम करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पढ़े लिखे, पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते लोगों को, तो अभी तक सड़कों पर क्यों नहीं आया? लगातार विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद समाजवादी पार्टी ने आंदोलन प्रदर्शन जगह जगह किया है। अखिलेश जी, आप समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी? लगातार किया और आपको खुद पता होगा, अगर आप पत्रकार हैं तो खुद पता होगा कि आप अगर पत्रकार हैं तो खुद पता होगा। सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन अपर हाउस अहमद हसन जी आए थे, उनके साथ 21 MLC MLA आए थे, राम गोविंद चौधरी आए लीडर अपोजिशन, और लीडर्स आए, हम खुद आए, लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन जो कागज की लड़ाई है, जो सरकार कागज गलत बना रही है, लेखपाल उनका, तहसीलदार उनका, SDM उनका, DM उनका, SP उनका, तो जो कागज की लड़ाई है वो तो न्यायालय में पहुंच गई है। हमें पूरा भरोसा न्यायालय पे है। जिस तरीके से उनकी पत्नी आदरणीय आजम खान साहब की वो बाहर आई हैं, मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि न्यायालय मदद करेगा। न्यायालय देख रहा है, आप देखिए न्यायालय ने क्या फटकार लगाई है कई बार। क्या न्यायालय ने नहीं कहा कि यहाँ जंगल राज है? कभी किसी सरकार को इतनी फटकारें लगी होंगी? तो जो कागज की लड़ाई है, जो प्रशासन की लड़ाई है, वो दूसरी तरीके से लड़ी जाती है। अखिलेश जी, अब समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के पूरे परिवार को और जौहर विश्वविद्यालय को लेकर क्या करने जा रही है? मैंने आपसे बता दिया, रिवाइंड करके फिर सुन लेना उसको। सर, संघर्ष का बता दिया और लगातार उनके पक्ष में हम लोग खड़े रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी में परिवार नहीं है, बाकी जो पार्टियां हैं वो बेटा ही नेतृत्व करता है उनकी। देखिए, या उनको जानकारी नहीं है या जानकारी लेना नहीं चाहते हैं। सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है किसी में तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो दूसरों पे आरोप जब लगाते हैं, हम ही अगर उंगली एक उठाएं किसी पर तो हमारे पे कितनी उंगलियां उठ रही हैं, सोचो। कहां परिवारवाद नहीं है उनका? किसी के पिताजी दादा क्या हैं,
कौन क्या है, नाम गिना है क्या? वो वीडियो चलता है फेसबुक पे और कई बार सोशल मीडिया पे, उनका कितना लंबा परिवारवाद है। मैं कहूंगा आप मुझे कोई एक ऐसा कांटेक्ट दे दीजिए जिससे मैं मेल करके बता दूं कि उनका कितना बड़ा परिवार है और कितना बड़ा परिवारवाद है उन पार्टी में। मैं जरूर एक किसी साथी का मेल लूंगा और मेरा उस साथी से निवेदन होगा कि सब पत्रकार साथियों को आ ही नहीं पाए, तो ये तो क्लेरिकल मिस्टेक है। अच्छा, ये जो ऑफिस की जो गलती है उससे आप यूनिवर्सिटी छीन लोगे। भाई ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन था फ्री था, मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे, क्या यूनिवर्सिटी में नहीं बांटे? तो बहुत सारे काम फ्री हुए हैं। अब हमें ही नहीं याद है कि किसने दे दिया। क्या मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि जिसको लैपटॉप दिया था वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा? सर आजम खान साहब ने बड़े तो के कागज की जो गलती है उसको आप यूनिवर्सिटी को छीन रहे हैं आप। तो ये बीजेपी याद रखे कि जिसके शीशे के घर होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते दूसरों के घर पे। ऐसा नहीं है कि सब यूनिवर्सिटी उनकी लीगलाइज्ड हैं, लीगल बनी हुई हैं, या उनके सब नक्शे पास हैं। यहाँ जितने बैठे हैं पूरा रामपुर निकाल लो, मुरादाबाद निकाल लो, किसी का नक्शा पास नहीं है। किसी का छज्जा बाहर होगा, किसी की प्लिंथ लेवल ऊपर होगी, किसी के नाला कहीं से निकल रहा होगा। ये क्या बात हुई? अरे बिजली विभाग से पूछो, बिजली के खंभे कहाँ लगाते हो तुम? उनके लिए कानून नहीं है क्या? कहाँ से कहाँ घुमाते ले जाते हैं खंभे बिजली के। और फिर आप ये बात सोचिए कि मुख्यमंत्री आवास का ही नक्शा नहीं पास है और वो दूसरों के नक्शे पास कराते फिर रहे हैं। तो टारगेट सपा का इसलिए कि सपा सरकार बनाने जा रही है, उन्हें हटाने जा रही है। आप सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सर, बट इलेक्शन से पहले एक लहर चलती है। हाउ विल यू प्रिवेंट दैट? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा इन्होंने और सच बात यही है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जीत पहले हो जाती है, लेकिन बीजेपी के लोग आखिरी तक लगे रहते हैं। इसलिए हमारा अनुभव हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। बीजेपी को जितना वोट डालना था वोट डाल लिया उन्होंने, इससे ज्यादा बीजेपी नहीं डाल सकती। वोट समाजवादी पार्टी का ज्यादा है, हमें अपना पूरा वोट डालना है। हम अगर पूरा वोट डाल लेंगे बीजेपी से ज्यादा तो जीत समाजवादी पार्टी की होगी। बसपा कांग्रेस से अलायंस करेंगे? खान साहब से किसी भी बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, छोटे दलों के साथ अलायंस करेंगे। जो दूसरे दल हैं, जिस दिन हमें परमिशन दे देंगे, क्योंकि अभी कोविड और रिस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल की वजह से मिलने नहीं दे रहे हैं, जिस दिन हमें दे देंगे सबसे पहले मैं जाऊंगा। बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी के पक्ष में जगह जगह चलाएंगे और निश्चित कर लेंगे कहां से कहां चलेगी। 1400 बीघे जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली है। यूनिवर्सिटी की 1400 बीघे जमीन सरकार ने अपने नाम की है। इसमें अपनी तरफ से क्या होगा पार्टी की तरफ से? देखिए, ये जमीनों के मामले इतने बुरे होते हैं कि आप लड़ते रहो वर्षों। हमारा गरीब गांव का आदमी भी 20-20 साल 30-30 साल एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी लड़ती है जमीन। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा थाना कुड़वार में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में मधुमक्खी के 25 डिब्बों के समूह का उद्घाटन किया। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने मधु मिशन के अंतर्गत 2 थानों क्रमश कुड़वार और धमपोर पर 25-25 मधुमक्खी के डिब्बे रखवाकर मधुमक्खी पालन से होने वाली आय से थानी चौकियों के रखरखाव की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिससे प्राप्त धनराशि पुलिस लाइन्स थानों के फुटकर कार्यों, पुलिस विभाग के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए व्यय की जाती है। बैंड फंड, जिन जनपदों वाहनियों में बैंड उपलब्ध है, आटा चक्की फंड, पीसीओ फंड, आरओ प्लांट फंड, कैंटीन फंड आदि प्रचलित फूड है। इस अभियान को मधु मिशन योजना कहा जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाराबंकी में मधुमक्खी वाला नाम से विख्यात युवा उद्यमी नीमत सिंह के साथ विमर्श करके उन्होंने सुल्तानपुर में मधु मिशन की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि मधुमक्खी के इन डिब्बों से शहद के अतिरिक्त 3 अलग अलग बाई प्रोडक्ट भी प्राप्त होती है, जिनमें बिजवैक्स पोलन, मधुमक्खियों के पैर में लगा फूलों का पराग जो बहुत अधिक प्रोटीन युक्त होता है, परोपोलिस पेड़ के प्राकृतिक गोंद को मधुमक्खियां अपने डिब्बों के छिद्रों को सील करने के लिए लाती हैं, जो बहुत इम्यूनिटी वर्धक होती हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस लाइन्स थानों पर पाली जाने वाली मधुमक्खियां एपिक मेलिफेरा नामक प्रजापति की हैं, जो पहली बार भारत में 1994 में कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, यूरोप से लाई गई थी। जिलाधिकारी सुल्तानपुर रवीश गुप्ता ने जनपद सुल्तानपुर पुलिस की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्व एवं विकास विभाग के परिसर में मधुमक्खी पालन पर विचार करेंगे। दिन बहुत कम आवत है। थोड़ा से पीछे हो जाओ, सबको जगह। अरे
वो अपराध की ओर उन्मुख हो गया। और भी प्रकार के अपराधी हो सकते हैं। जो अभ्यस्त अपराधी हैं उनके लिए हमारा सख्त कानून है, हमारी प्रिवेंशन के तरीके हैं जिससे हम उनको उस पर नकेल डालते हैं। लेकिन जो परिस्थितिजन्य अपराधी है वहां पर हमारा प्रशासन का, अन्य जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उनका दायित्व बनता है कि वो उसकी परिस्थितियों पर विचार करें कि क्या उसकी परिस्थितियों को बदलने से उसको अपराध से दूर किया जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी इतने 26 वर्षों की नौकरी के बाद कि अधिक से अधिक केसेस में जहां परिस्थितिजन्य अपराधी हैं उनकी अगर परिस्थितियों को ही बदल दिया जाए तो उन्हें अपराध से दूर किया जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी बड़ी नीतियों की बात करता है, बाजार की नीति क्या होगी, देश की अर्थव्यवस्था की नीति क्या होगी, वैश्विक नीति क्या होगी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे छोटे अवयव पर बात करता है, एक व्यक्ति के बिहेवियर पर बात करता है, एक मार्केट के बिहेवियर पर बात करता है। दुर्भाग्य हमारे समाज का है, तो मेरा पक्का विश्वास है कि हम समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मिशन कायाकल्प जनपद बाराबंकी में निमित सिंह जैसे तमाम सहयोगियों के साथ शुरू किया गया अभियान, जहां चैनपुरवा गांव को चिन्हित किया। 94 में से 90 परिवार अवैध शराब बनाते थे, 32 विधवाएं थी उस गांव में। जुलाई अगस्त 2020 में शुरू किया गया मिशन इतना कामयाब हुआ कि आज वहां खुशहाली है, व्यवसाय है, रोजगार है, सम्मान की जिंदगी है। वहां के लोग कहते हैं कि अब हम चोरों की तरह नहीं, हम इंसान की तरह जीते हैं, इंसान की तरह रहते हैं, अपने घर में सोते हैं, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं। पुलिस आती है, बच्चों को प्यार करती है। ये परिवर्तन 6 माह के प्रयास में आया और ऐसे निमित सिंह जैसे युवा साथी हमारे, निमित सिंह ने अपना परिचय नहीं बताया, ये पेशे से इंजीनियर हैं। 2014 में इन्होंने इंजीनियरिंग की, साल भर नौकरी की, लेकिन उसके बाद इनको लगा कि हम समाज में कुछ ऐसा काम करें कि खुद। जिलाधिकारी सुल्तानपुर की संवेदनशीलता और सदाशयता का परिणाम है कि वहां सरकारी मशीनरी पूरी तरह से पहुंच गई 1 हफ्ते के अंदर और वहां कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। मैं धन्यवाद देता हूं जिलाधिकारी सुल्तानपुर को कि उन्होंने हमारी इस पहल को पूरा समर्थन दिया और जो सरकारी तंत्र है उसको डाइवर्ट किया गांव के चौमुखी विकास के लिए। आज हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए हैं ये मधु मिशन है। मधु मिशन का मतलब मधुमक्खी पालन। हम लोग चैनपुरवा के बारे में कहा, मधुमक्खी पालन भारत सरकार की भी। पुरवार के समस्त अधिकारी कर्मचारी और यहाँ उपस्थित हमारे राजस्व कर्मचारी भी, सम्मानित मीडिया के बंधु और यहाँ इस खंड में इस नवाचार प्रयोग को देखने के लिए आए हुए और समर्थन देने के लिए आए हुए जनसमूह, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बाराबंकी में शुरू किया है, हमारे मंडल में ही था और इसकी जो दिया बनाया गया था चैनपुरवा का, उसे बहुत अच्छे से मार्केट भी कराया गया। तो वहीं से ख्याति इनकी मुझे पता चल गई थी और फिर हमारा सौभाग्य हुआ कि इनका स्थानांतरण फिर हमारे जनपद में ही हो गया। भावना ऑपरेशन सद्भावना करके चलता था, क्योंकि फोर्सेस केवल जो एक होता है कि बल प्रयोग ही एक तरीका नहीं है, जो लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स जीतना आवश्यक होता है। उस आर्म फोर्सेस की पद्धति का एक तरह से पुलिस व्यवस्था में ये पहली बार देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये कार्य, शुरू तो बहुत कार्य हो जाते हैं, सबसे मुख्य बात है कि किसी कार्य को शुरू करके उसको अंजाम तक ले जाना। जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ पे करवाया, मतलब कि ग्रुप्स बहुत बनते हैं, हम भी देख रहे हैं NRLM में ग्रुप्स बनते हैं, उनको थोड़ा फंड भी दिया जाता है, उनकी कार्रवाई भी कराई जाती है, पर जो अंतिम चरण होता है मार्केटिंग तक ला के उनको एक मुख्य धारा में जोड़ना कि जिसके बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो सबसे
मुश्किल कार्य होता है। यहाँ पर भी ये पहल बहुत रंग लाएगी। जिस प्रकार से गांव को चिन्हित किया गया वो भी बहुत अच्छा पैमाना है। जहाँ पर किसी प्रकार की क्राइम जो है एंडेमिक है, वहाँ पर एक माना जाता है कि ज़्यादा लोग अपराध में संलिप्त हैं, तो वहाँ पर जो कप्तान साहब ने बात कही कि पारिस्थितिजन्य अपराध होने की संभावना अधिक है, कि वहाँ पर किन्हीं कारणों से लोगों को रोजगार के अन्य अवसर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उन जगहों को चिन्हित करके, जैसे ये जो गांव भी बताया गया है, वहाँ पे कच्छ निरीक्षक महोदय ने अवगत कराया है कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है, और मैं स्वयं भी इसको मॉनिटर करूंगा कि वो लोग सरकारी योजनाओं का जितना लाभ, की बाकी तो कप्तान साहब की मेहनत और लगन है ही है, परंतु सरकार से भी उसमें जितना आधिकारिक रूप से समर्थन मिल सकता है वो पूरी तरह से मिले, उसको हम। क्या था सर? आज ये मिशन शक्ति और मधु मिशन, एक हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक नवाचार शुरू किया, जिसमें ये है कि जो स्थल होते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का आमदनी करने वाला कुटीर कार्यक्रम प्रारंभ हो सकता है, तो उसी के तर्ज पर जैसा इन्होंने बाराबंकी में किया था, एक चैनपुरवा गांव जहाँ पर एक एंडेमिक क्रिमिनलिटी थी, उसको समाप्त करके वहाँ पर स्वरोजगार की एक क्रांति लाई थी। उसी तर्ज पे आज फुलवार थाने पे इन्होंने प्रारंभ किया है और डिटेल में यही बताई है। देखिए, जनपद सुल्तानपुर में मधु मिशन आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जनपद के सभी थाने चौकियों का सर्वेक्षण कराया जाएगा, और जहाँ भी भूमि उपलब्ध है, बंदर नहीं आते हैं, आसपास खेत हैं, ऐसे स्थानों पर मधुमक्खी के डब्बे रखे जाएंगे सरकारी तौर पर। आज जनपद में 50 डब्बों से शुभारंभ जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा किया गया है। कोड़वार थाने में 25 डब्बे और धमौर में 25 डब्बे। धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा रोजगार का अवसर है। मैं आपके माध्यम से जनपद के सभी युवकों को, बेरोजगार लोगों को और ऐसे लोगों को जो थोड़ी पूंजी लगा सकते हैं, उनका आह्वान करता हूं कि वो मधुमक्खी पालन का कार्य करें। इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। मोटे तौर पर अगर कहें तो एक डब्बा 4,000 रुपए का आता है। 10 डब्बे की एक इकाई होती है। अगर कोई 10 डब्बे रखता है, यानी पहले वर्ष 40,000 रुपए का निवेश करता है, तो उसको एक सीजन में लगभग 1 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। और अगले वर्षों से ये 40,000 कीमत नहीं होती, तो उसका जो रिटर्न है वो और अधिक बढ़ जाता है। इसको और अधिक विस्तार से इसकी ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। सरकारी तौर पर भी इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने इसको जो वर्तमान कोविड समय चल रहा है, उसको देखते हुए इसको और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार पर एक बड़ा पूल बनाया है। 35% की सब्सिडी के साथ इस पर लोन लिया जा सकता है और स्वरोजगार से भी प्रेरित हुआ जा सकता है। मधु मिशन सुल्तानपुर के अंतर्गत हम इस व्यवसाय से, या ये जो हमारी पहल है, इससे जो धनराशि प्राप्त होगी, इससे थाने चौकियों का रखरखाव और पुलिस के जो कर्मी हैं उनके कल्याण का कार्य किया जाएगा।